जैस्मिन का मतलब है द गिफ्ट ऑफ गॉड। वाओ, हम बचपन में अपना नाम है वस्तुएं और सेवाएं। अध्याय 3 मॉड्यूल 1 अर्थशास्त्र को समझना। पाठ्य पुस्तक प्रश्न हल। पाठ्य प्रश्न 3.1 निम्नलिखित में से कौन सी वस्तुएं माल हैं? एक कार, खत सेल फोन, व्हाट्सएप ग्रुप, अब शामिल हों। टेलीग्राम समूह, अब शामिल हों। इंस्टाग्राम, अब शामिल हों। यात्रियों का परिवहन, घर जूते बनाना। उत्तर क कार, खत सेल फोन। प्रश्न 2 निम्नलिखित में से एक वस्तु की विशेषताएं कौन सी हैं? क सामान को देखा या छुआ जा सकता है। ख माल का हस्तांतरण नहीं किया जा सकता। ग वस्तुओं के उत्पादन और उपभोग के बीच कोई समय अंतराल नहीं होता है। उत्तर ग वस्तुओं को देखा या छुआ जा सकता है। प्रश्न 3 निम्नलिखित में से सेवाओं की विशेषताएं कौन सी हैं? क सेवाओं को देखा या छुआ जा सकता है। ख सेवाओं के उत्पादन और उपभोग के बीच कोई समय अंतराल नहीं है। ग सेवाओं को संग्रहित किया जा सकता है। उत्तर बीज सेवाओं के उत्पादन और उपभोग के बीच कोई समय अंतराल नहीं है। प्रश्न 4 मानव की इच्छाएं उपभोग से संतुष्ट होती हैं। कब माल, कब सेवाएं, कब वस्तुएं और सेवाएं दोनों, कब उपभोग में से कोई नहीं। उत्तर कब वस्तुएं और सेवाएं दोनों। पाठगत प्रश्न 3.2 प्रश्न 1 निम्नलिखित में से कौन सा सही है? कब जो डरावने हैं, कब जिनकी कीमत हो। कब वे जो डरावने हैं और जिनकी कीमत है। उत्तर कब वे जो दुर्लभ हैं और जिनकी कीमत है। उपभोक्ता वस्तुएं वे वस्तुएं हैं कब जो आगे उत्पादन में मदद करते हैं। बीज जो मानवीय आवश्यकताओं को प्रत्यक्षतः संतुष्ट करते हैं। कब इनमें से कोई नहीं। उत्तर जो मानवीय आवश्यकताओं को प्रत्यक्षतः संतुष्ट करते हैं। उत्पादक वस्तुओं के उदाहरण हैं। कब मशीनरी, कब ट्रैक्टर, कब रोटी, कब कच्चा माल। उत्तर कब मशीनरी, कब ट्रैक्टर, कब कच्चा माल। निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? कब निःशुल्क वस्तुएं वे वस्तुएं हैं जिनकी आपूर्ति मांग से अधिक होती है। बी एकल उपयोग वाली वस्तुएं वे वस्तुएं हैं जिनका उपयोग सभी के लिए होता है। कब टिकाऊ वस्तुओं का बार बार उपयोग किया जा सकता है। कब सार्वजनिक वस्तुएं वे वस्तुएं हैं जिनका स्वामित्व सामूहिक होता है। उत्तर ए बी सी और डी सही कथन है। पाठगत प्रश्न 3.3 निम्नलिखित वाक्यों के सामने सत्य या असत्य लिखें। वस्तुओं और सेवाओं का उपभोग आवश्यकताओं की संतुष्टि में सहायता करता है। उत्तर सच वस्तुओं और सेवाओं की उपलब्धता उत्पादक वस्तुओं की उपलब्धता पर निर्भर करती है। उत्तर सच अधिक उत्पादन से अधिक खपत और अधिक निवेश होता है। उत्तर एक सत्य टर्मिनल अभ्यास प्रश्न वस्तुओं और सेवाओं के बीच अंतर बताइए। उत्तर वस्तुओं और सेवाओं के बीच अंतर करें। चीजें सेवाएं आई वस्तुएं मूल प्रकृति की होती हैं अर्थात उन्हें देखा और छुआ जा सकता है। आई सेवाएं अमूर्त प्रकृति की होती हैं अर्थात उन्हें न तो देखा जा सकता है और न ही छुआ जा सकता है। माल को भंडारित किया जा सकता है तथा आवश्यकता पड़ने पर उसका उपयोग किया जा सकता है। सेवाओं को संग्रहित नहीं किया जा सकता। वस्तुओं के उत्पादन और उपभोग के बीच समय का अंतराल होता है क्योंकि उनका उत्पादन पहले होता है और उपभोग बाद में होता है। सेवाओं के उत्पादन और उपभोग के बीच कोई समय अंतर नहीं होता, इसीलिए उनका उपभोग एक साथ होता है। अरे यार इन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित किया जा सकता है। दीदी सेवाओं का स्थानांतरण संभव नहीं है। आर्थिक वस्तुओं और निःशुल्क वस्तुओं के बीच अंतर बताइए। उत्तर आर्थिक वस्तुएं वे वस्तुएं जिनकी मांग आपूर्ति से अधिक होती है आर्थिक वस्तुएं कहलाती हैं। ये वस्तुएं मानव निर्मित या प्रकृति द्वारा मुफ्त में दी गई हो सकती हैं। इनकी कीमत होती है और इन्हें बाजार से खरीदा जा सकता है। ये वस्तुएं मुफ्त में उपलब्ध नहीं होती हैं। इनकी आपूर्ति सीमित होती है। टेबल, टेलीविजन, पानी, घर बनाने के लिए रेत आदि। मुफ्त सामान प्रकृति का मुक्त उपहार है। वे व्यवसाय में उपलब्ध हैं। और आपूर्ति मांग से कहीं ज्यादा है। वे मुफ्त में उपलब्ध हैं। उदाहरण पानी आदि। प्रश्न 3 बताइए। वस्तुएं जो उपभोक्ता की आवश्यकताओं को सीधे संतुष्ट करती हैं, उपभोक्ता वस्तुएं कहलाती हैं। इन वस्तुओं का उपयोग उपभोग के लिए किया जाता है। उदाहरण वो वाला हमको लगा मिस हो गया, लेकिन चलो अच्छा है, गैल टकराया भी तो अच्छे से मिल। ये वस्तुएं अन्य वस्तुओं के उत्पादन में सहायता करती हैं। उदाहरण मशीनरी, उपकरण, कच्चा माल आदि। प्रश्न 4 एकल उपयोग और टिकाऊ उपयोग वस्तुओं के बीच अंतर बताएं। उत्तर एकल उपयोग और टिकाऊ उपयोग वस्तुओं के बीच अंतर। एकल उपयोगी वस्तुएं वे वस्तुएं जिनका उपयोग केवल एक बार किया जा सकता है एकल उपयोगी वस्तुएं कहलाती हैं। ये वस्तुएं एक बार उपयोग में ही समाप्त हो जाती हैं। उदाहरण ब्रेड, मक्खन, अंडा, दूध आदि। टिकाऊ उपयोग वाली वस्तुएं वे वस्तुएं जिनका लंबे समय तक बार बार उपयोग किया जा सकता है टिकाऊ उपयोग वाली वस्तुएं कहलाती हैं। उदाहरण कपड़ा, फर्नीचर, टेलीविजन। प्रश्न 5 किसी अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं की भूमिका और महत्व। उत्तर अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं की भूमिका और महत्व। वस्तुओं और सेवाओं की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इनकी भूमिका और महत्व को निम्नलिखित बिंदुओं से आंका जा सकता है। मानवीय आवश्यकताएं असीमित हैं, वे निरंतर बढ़ती रहती हैं। कपड़े, जूते, फर्नीचर, बर्तन, टेलीविजन आदि जैसी विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं से अधिक मानवीय आवश्यकताएं पूरी होंगी। उत्पादन वस्तुओं और सेवाओं की सहायता से हम मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अधिक से अधिक उत्पादन कर सकते हैं। निवेश वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में वृद्धि की दर को निर्धारित करें। वस्तुओं और सेवाओं की मात्रा को देखते हुए
आवश्यकताओं को पूरा करता है। जो कुछ भी उपभोग किया जाता है उसका उपयोग आगे के उत्पादन के लिए किया जाता है क्योंकि इससे कंपनी में पूंजी निर्माण होता है। परीक्षा के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। अति लघु जीत गया। मानव की आवश्यकताओं को पूरी कौन करता है? उत्तर वस्तुएं और सेवाएं मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करती हैं। प्रश्न 2 क्या मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए केवल वस्तुएं ही पर्याप्त हैं? उत्तर हमें अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग लोगों की सेवाओं की आवश्यकता होती खेलो है। और मेरे साथ। प्रश्न 3 हमारे जूतों की मरम्मत के लिए सेवा की आवश्यकता कहाँ है? उत्तर मुन्ना हमारे जूते की मरम्मत के लिए कोटी की सेवा की आवश्यकता है। एक प्रश्न कोटी 4 बच रहा है दीपा। वस्तुओं और सेवाओं की आवश्यकता क्या है? एक साथ उत्तर वस्तुएं और सेवाएं हमारी इच्छाओं की तरह ही दोनों विविध हैं। पिलने वाला है प्रश्न तुम्हारा। 5 इस कथन से आपका क्या दोनों अभिप्राय को है कि पिलने वस्तु वाला मूर्त पिला दे। प्रकृति की होती है? नहीं हमें हमको इसका मतलब है कि सामान को देखा अरे और छुआ जा सकता है। इज्जत का फालूदा नहीं ना होगा। वस्तुओं की कोई दो विशेषताएं बताइए। तुम प्रैक्टिस उत्तर करो। पायमाल को भंडारित किया जा सकता है तथा आवश्यकता पड़ने पर उसका उपयोग किया जा सकता है। कि इन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित किया जा सकता है। आप कैसे कह सकते हैं कि कुर्सी एक अच्छी वस्तु है? इसके पक्ष में कोई दो तर्क दीजिए। उत्तर कुर्सी एक वस्तु है क्योंकि इसमें वस्तु की सभी विशेषताएं होती हैं। उनमें से कोई हाँ, एक जीत गया। जीत गया देख सकते हैं और उसे छू भी सकते इसका हैं। तीन ही गोटी था। कि कुर्सी के उत्पादन और उसके उपभोग के बीच समय का अंतराल होता है। प्रश्न 8 सेवाएं अमूर्त प्रकृति की होती हैं। इसका क्या अर्थ है? उत्तर इसका मतलब है कि सेवाओं को न तो देखा जा सकता है और न ही छुआ जा सकता है। प्रश्न 9 सेवाओं के कोई दो उदाहरण दीजिए। उत्तर यात्रियों का परिवहन, कि जूतों की मरम्मत। प्रश्न 10 हम वस्तुओं और सेवाओं का वर्गीकरण क्यों करते हैं? उत्तर हम वस्तुओं और सेवाओं को ठीक से समझने के लिए उनका वर्गीकरण करते हैं। प्रश्न 11 निःशुल्क वस्तुओं और आर्थिक वस्तुओं में से कौन सी वस्तुओं पर कीमतें एमडी निर्धारित होती हैं? सभी एमडी एमडी तुम भी एजे रखती ना तो अच्छा लगता। के लिए दी जाने वाली सेवाएं। सॉरी सॉरी इस सॉरी प्रकार के सामान मेरा किसी सार्वजनिक गेम का वाला सामूहिक रूप नेम से उपयोग मुझे किया जाता है। उत्तर नाम बना सार्वजनिक दिए वस्तुएं। तुम्हारा प्रश्न जैस्मिन का 14 जैस्मिन का उत्पादक वस्तुओं तेल। और उपभोक्ता वस्तुओं में से कौन सी वस्तुएं अप्रत्यक्ष रूप से मानव आवश्यकताओं को संतुष्ट करती हैं? उत्तर सारा सामान। प्रश्न 15 कच्चा भी गया। एकल उपयोग वाली वस्तुओं एवं टिकाऊ उपयोग वाली वस्तुओं में से कौन सी वस्तुओं का बार बार उपयोग किया जा सकता है? उत्तर टिकाऊ उपयोग की वस्तुएं। प्रश्न 16 निःशुल्क वस्तुओं के दो उदाहरण दीजिए। उत्तर ऐश्वर्य का प्रकार तथा समुद्री जल। प्रश्न 17 सार्वजनिक वस्तुओं से आप क्या समझते हैं? उत्तर सार्वजनिक वस्तुएं वे वस्तुएं हैं जिनका स्वामित्व और उपयोग समाज द्वारा किया जाता है। वे समाज के सभी लोगों के लिए उपलब्ध होती हैं। प्रश्न 18 हमारे घर के सामने एक बाग है जिसका संचालन और रखरखाव डीटीए द्वारा किया जाता है। क्या ये बाग निजी या सार्वजनिक है? उत्तर यह एक सार्वजनिक वस्तु है क्योंकि यह समाज में सभी के लिए उपलब्ध है। प्रश्न 19 मध्यवर्ती वस्तुएं क्या हैं? उत्तर मध्यवर्ती वस्तुएं वे वस्तुएं हैं जिनका उपयोग उत्पादक द्वारा अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के आगे उत्पादन के लिए किया जाता है। प्रश्न 20 मध्यवर्ती वस्तुओं के दो उदाहरण दीजिए। उत्तर आई बेकरी में ब्रेड बनाने के लिए गेहूं के आटे का उपयोग किया जाता है। दूध का उपयोग मिठाई बनाने के लिए किया जाता है। प्रश्न 21 आपके प्लम्बर की सेवा किस प्रकार की सेवा है? अरे इक्वल है उत्तर 10 उपभोक्ता सेवा। 110 प्रश्न 22 किसी उत्पाद इकाई में विद्युत आपूर्ति में खराबी की मरम्मत करने वाला इलेक्ट्रीशियन किस प्रकार की सेवा है? उत्तर निर्माता की सेवा। प्रश्न 23 का वर्गीकरण कीजिए। उत्तर स्वामित्व के आधार पर वस्तुएं दो प्रकार की होती हैं। निजी सामान तथा सार्वजनिक वस्तुएं। प्रश्न 24 सार्वजनिक वस्तुओं के दो उदाहरण दीजिए। उत्तर आई सड़कें इक्वल। प्रश्न 25 एकल उपयोग उत्पादक वस्तुओं के दो उदाहरण दीजिए। उत्तर आई कोयला तथा कच्चा माल। प्रश्न 26 टिकाऊ उपयोग वस्तुओं के दो उदाहरण दीजिए। उत्तर आई कपड़ा फर्नीचर। प्रश्न 27 टिकाऊ उपयोग की वस्तुओं के प्रकार बताइए। उत्तर टिकाऊ उपयोग की वस्तुएं दो प्रकार की होती हैं। आई टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएं तथा टिकाऊ उपयोग और भी ले लेगा। प्रश्न 28 निजी वस्तुओं के कोई ले लिया और क्या अब क्या चाहिए ले लिया तुम। मेरा घर मेरी कार। प्रश्न 29 सार्वजनिक वस्तुओं के कोई तीन उदाहरण दीजिए। उत्तर आई पुल ई पार्क और ई स्कूल। लघु उत्तर प्रकार प्रश्न क्या निम्नलिखित मध्यवर्ती उत्पाद है या अंतिम उत्पाद है? किसी कारखाने में स्थापना के लिए उपकरणों अब हम भी वो वाला खेलेंगे। किसी होटल द्वारा खाद्य पदार्थों की खरीद। सेना द्वारा आभूषणों की खरीद। उत्तर लेन देन। अंतिम मध्यवर्ती उत्पाद कारण आई किसी कारखाने में स्थापना के लिए उपकरणों की खरीद। अंतिम उत्पाद क्योंकि उपकरणों पर व्यय अंतिम निवेश है। किसी होटल द्वारा खाद्य पदार्थों की खरीद। मध्यवर्ती उत्पाद क्योंकि इन्हें पुनः बिक्री के लिए खरीदा जाता है। सेना द्वारा आभूषणों की खरीद। अंतिम उत्पाद क्योंकि उन पर किया गया व्यय ही निवेश है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 1 उपभोक्ता वस्तुओं और उत्पादक वस्तुओं के बीच अंतर बताइए। उत्तर उपभोक्ता वस्तुओं और उत्पादक वस्तुओं के बीच अंतर। उपभोक्ता वस्तुओं उत्पादक माल। आई उपभोक्ता वस्तुएं वे वस्तुएं हैं जो उपभोक्ता की आवश्यकताओं को सीधे संतुष्ट करती हैं। आई उत्पादक वस्तुएं वे वस्तुएं हैं जो उत्पादकों की मांग को पूरा करती हैं। इन वस्तुओं का उपयोग वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में किया जाता है। उपभोक्ता वस्तुएं पूंजी निर्माण या निवेश को बढ़ावा नहीं देती। उत्पादक वस्तुएं पूंजी निर्माण को बढ़ावा देती हैं।
ई पेन, पेंसिल, रेडियो, फर्नीचर आदि उपभोक्ता वस्तुओं के उदाहरण हैं। ई मशीन, औजार और उपकरण उत्पादक वस्तुओं के उदाहरण हैं। प्रश्न 2, टिकाऊ और गैर टिकाऊ वस्तुओं के बीच अंतर बताएं। उत्तर, टिकाऊ और गैर टिकाऊ वस्तुओं के बीच अंतर निम्नलिखित हैं। टिकाऊ वस्तुएं, गैर टिकाऊ सामान। आई टिकाऊ वस्तुएं वे वस्तुएं हैं जिनका बार बार उपयोग किया जा सकता है। आई गैर टिकाऊ वस्तुएं वे वस्तुएं हैं जिनका उपयोग केवल एक बार किया जा सकता है। ई टिकाऊ वस्तुओं की मांग लंबी अवधि के लिए होती है। ई गैर टिकाऊ वस्तुओं की मांग अल्प अवधि के लिए होती है। बुनियादी आर्थिक गतिविधियां। अध्याय 6, मॉड्यूल 2, अर्थव्यवस्था के बारे में। पाठ्य पुस्तक प्रश्न हल। पाठ्यक्रम प्रश्न 6.1। प्रश्न 1, नीचे कुछ कारकों की सूची दी गई है जिनका उपयोग शॉर्ट्स बनाने के लिए किया जाता है। उन्हें प्राकृतिक संसाधन, मानव संसाधन, निश्चित पूंजी और कार्यशील पूंजी में समूहित करें। धागा, मशीनरी, फैक्ट्री के लिए जमीन, लकड़ी के दरवाजे, रंग, डाई, भवन, सिलाई मशीन, टेलीफोन, विपणन प्रबंधक, विज्ञापन प्रबंधक, पैकेजिंग मशीन, कैंची, बटन, बैंक ऋण, नकद धन। प्रश्न 2, निम्नलिखित में से कौन सी भूमि की विशेषता नहीं है? व्हाट्सएप ग्रुप, अब शामिल हो। टेलीग्राम समूह, अब शामिल हो। इंस्टाग्राम, अब शामिल हो। कब मोबाइल, कब प्रकृति का कालीन। कब सीमित मात्रा में, कब अविनाशी, कब गतिशील होना भूमि की विशेषता नहीं है। पाठ्य प्रश्न 6.2। हरियाणा के एक गांव में राम सिंह नाम का किसान है जिसके पास 2 हेक्टेयर जमीन है। वह और उसकी पत्नी रानी दोनों खेती में काम करते हैं। पहले वे अपनी जमीन पर सिर्फ धान उगाते थे। अब वे 2 फसलें उगाकर और बेहतर किस्म के बीज और सिंचाई करके अपनी जमीन की उत्पादकता बढ़ाना चाहते हैं। वे 2 फसलें उगाना चाहते हैं, धान और आलू। इसके लिए उन्हें अच्छी किस्म के बीज और खाद खरीदने के लिए पैसे की जरूरत है। चूंकि उनके पास पर्याप्त पैसे नहीं हैं, इसलिए वे दोनों दूसरों के खेतों में मजदूरी करते हैं। वे कुछ पैसे खाद, पंपसेट आदि पर खर्च करते हैं। मेरा भी वही कड़ी मेहनत के बाद वे धान और आलू दोनों की अच्छी फसल प्राप्त करने में कामयाब हो जाते हैं। वे अपने खेत में उगाए गए कुछ धान और आलू को अपने निजी इस्तेमाल के लिए रख देते हैं और बाकी को बेच देते हैं। वे अपनी फसल बेचकर 12,000 रुपये कमाते हैं। आइए इस कहानी में उत्पादन के कारकों की पहचान करें। इस उदाहरण में प्रयुक्त पूंजीगत वस्तुएं क्या हैं? उत्तर, हंसने वाला इमोजी दिया है भाई। कब भूमि, कब श्रम, बच्चा कब बेटा पूंजी तेरा हंसी तथा हंसी कब नहीं उद्यमी। बताता है। बीज उर्वरक, बीज और पंप पूंजीगत वस्तुएं हैं। पाठ्यक्रम प्रश्न 6.3। प्रश्न 1, टिकाऊ वस्तुओं, गैर टिकाऊ वस्तुओं और सेवाओं के 2 उदाहरण दीजिए। आई टिकाऊ वस्तुएं, आई टेलीविजन तथा ई रेफ्रिजरेटर। गैर टिकाऊ सामान, आई जीत गया। सेवाएं, आई शिक्षक की सेवाएं अभी और ई डॉक्टर की सेवाएं। प्रश्न 2, किसी वर्ष में उपभोग की तुलना में उत्पादन अधिक होता है, ये कहा जाता है। उत्तर, इसका संबंध पूंजी निर्माण से है। प्रश्न 3, उत्पादन और पूंजी निर्माण को कैसे सुगम बनाया जाता है? वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में वृद्धि से उपभोग और पूंजी निर्माण का स्तर बढ़ता है। अधिक उपभोग तभी संभव है जब उत्पादन अधिक हो और पूंजी निर्माण तभी संभव है जब उत्पादन उपभोग से अधिक हो। टर्मिनल अभ्यास। प्रश्न 1, कृषि भूमि एक स्थिर संसाधन है, इसकी उत्पादकता कैसे बढ़ाई जा सकती है? उत्तर, बेहतर सिंचाई सुविधाओं और मशीनों से भूमि की उत्पादकता बढ़ाई जा सकती है। प्रश्न 2, श्रम की उत्पादकता कैसे बढ़ाई जा सकती है? उत्तर, शिक्षा और प्रशिक्षण के माध्यम से श्रम की उत्पादकता बढ़ाई जा सकती है। प्रश्न 3, एक उद्यमी के मुख्य कार्य क्या हैं? उत्तर, एक उद्यमी के मुख्य कार्य निम्नलिखित हैं। श्रम और पूंजी को सही अनुपात में एक साथ लाकर वस्तुओं या सेवाओं के उत्पादन की प्रक्रिया शुरू करने की पहल करता है। ज्यादा वह पैसा उत्पादन में शामिल जोखिम और अनिश्चितताओं को वहन करता है। अरे मेरे साथ खेलो ना, नाम ले। हाँ चल चल कारकों को ब्याज, नाम मजदूरी और पर किराए के रूप में भुगतान करता है। वह व्यवस्था करता है। प्रश्न 4, पूंजी श्रम की उत्पादकता में किस प्रकार वृद्धि करती है? उत्तर, पूंजी शिक्षा और प्रशिक्षण के माध्यम से श्रमिकों को कुशल बनाकर उनकी उत्पादकता में वृद्धि करती है। मिली नाम से ठीक है मेरा। यदि किसी वर्ष में उत्पादन खपत से अधिक हो तो वह कहा जाता है। चेहरा भी अपना बताओ। साथ ही 2 ऐसी बातें बताइए जो अर्थव्यवस्था में पूंजी निर्माण में सहायक होती हैं। उत्तर, उपभोग से अधिक उत्पादन पूंजी निर्माण में चला जाता है। आई बचत तथा ई बचत का पूंजीगत वस्तुओं में निवेश। प्रश्न 6, 3 महत्वपूर्ण आर्थिक गतिविधियों का उल्लेख करें और उनके अंतर संबंध को आरेखीय रूप से दिखाएं। उत्तर, 3 महत्वपूर्ण आर्थिक ऊपर गतिविधियां इस नहीं प्रकार गए हैं। इस वजह से आई उत्पादन, इसमें नहीं होगा, ई उपभोग तथा ई पूंजी निर्माण। प्रश्न 7, चलो एक परिवार द्वारा साइकिल की खरीद को इस प्रकार ऐसा माना जाता ऐसा है। नहीं होगा। कब पूंजी निर्माण, चलो कब घरों द्वारा उत्पादन, चलो कब रुको रुको कौन सा वाला? के लिए उत्पादन। 1 2 3 स्टार्ट। प्रश्न 8, अरे में से कौन से कथन सच है? कब पूंजी निर्माण से देश की पूंजी बढ़ती है? उत्तर, सच। कब रसोई घर के बगीचे में सब्जियां उगाना उत्पादन का हिस्सा नहीं है? कब स्वयं के उपभोग के लिए गेहूं का उत्पादन करने वाला किसान उत्पादन का एक हिस्सा है? उत्तर, सच। अरे फ्रेंड कब स्कूल में पढ़ाने वाला शिक्षक उत्पादन है? उत्तर, सच। एक छात्र स्टेशनरी का उपयोग कर उत्पादन कर रहा है। अरे उत्तर, दूसरा गलत। कप पिला दिया। जब किसी परिवार के सदस्य द्वारा अपने खेत में कुआं खोदना पूंजी निर्माण का एक हिस्सा ये है। इमोजी दे रहा है। सच। छह, एक ट्रक द्वारा एक गांव से पास के शहर के बाजार तक गेहूं ले जाना उत्पादन का एक हिस्सा है। उत्तर, सच। प्रश्न 9, रिक्त स्थान भरें। कब सरकार द्वारा निर्मित सड़कें अंडरस्कोप हैं उत्पादन पूंजी निर्माण? उत्तर, उत्पादन। हर ट्रैक्टर की खरीद अंडरस्कोप का एक हिस्सा है उत्पादन उपभोग। उत्तर, उत्पादन। कब किसी व्यक्ति द्वारा खरीदा गया नया मकान अंडरस्कोप है उपभोग उत्पादन। उत्तर, उत्पादन। हर एक डॉक्टर एक मरीज को अंडरस्कोप में देख रहा है उत्पादन उपभोग। उत्तर, उत्पादन।
बी एक स्कूल में पढ़ने वाला छात्र अंडरस्कोर है उत्पादन उपभोग। उत्तर उत्पादन। परीक्षा के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। अति लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 1, किसी अर्थव्यवस्था की बुनियादी आर्थिक गतिविधियां क्या हैं? उत्तर उत्पादन उपभोग और पूंजी निर्माण किसी अर्थव्यवस्था की बुनियादी आर्थिक गतिविधियां हैं। प्रश्न 2, वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में दुर्लभ संसाधनों का उपयोग किया जाता है। उत्तर दुर्लभ संसाधनों का उपयोग मानवीय आवश्यकताओं और इच्छाओं को पूरा करने के लिए वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में किया जाता है। प्रश्न 3, वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन की प्रक्रिया कैसे चलती है? उत्तर वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन की प्रक्रिया भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यमशीलता जैसे उत्पादन के कारकों के संयोजन से होती है। प्रश्न 4, किराया उत्पादन के किस कारक को दिया जाता है? उत्तर किराया जमीन के लिए दिया जाता है। प्रश्न 5, जमीन के मालिक का नाम बताइए। उत्तर भूमि के स्वामी को भूस्वामी कहा जाता है। प्रश्न 6, भूमि में क्या शामिल है? कौन बनाया है? उत्तर भूमि में मैदानी क्षेत्र, पर्वतीय क्षेत्र और पहाड़ी क्षेत्र शामिल है। प्रश्न 7, पर्वत क्या सुनिश्चित करते हैं? कितना देर से कर रहे हो? पहाड़ नदियों के मैदानी क्षेत्र में प्रवाह को सुनिश्चित करते हैं। प्रश्न 8, तू अलगे है यू अलगे है मतलब उत्तर क्षेत्र में ऑनलाइन कर रहे हैं हम दोनों साथ। प्रश्न 9, कृषि की संबद्ध गतिविधियां क्या हैं? मतलब उत्तर तब से तो पशुपालन, ट्राई मत्स्य कर पालन, रहे वानिकी हैं, को तब से संबद्ध मतलब गतिविधियां क्या कहा जाता है। अभी उत्तर श्रम किसी व्यक्ति द्वारा वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करने के लिए की जाने वाली मानसिक या शारीरिक गतिविधि है। प्रश्न 11, फ्रेंड नहीं बनता उत्तर पूंजी का अर्थ है मनुष्य द्वारा उत्पादित उत्पादन के साथ। प्रश्न 12, भूमि और श्रम के बीच एक अंतर बताइए। मेरे साथ उत्तर भी भूमि स्थिर है जबकि श्रम गतिशील कैसे है। करें? प्रश्न 13, उत्पादन का सबसे अधिक नाशवान कारक कौन सा है? उत्तर श्रम उत्पादन का सबसे दंडनीय कारक है। प्रश्न 14, पूंजी और भूमि के बीच एक अंतर बताइए। उत्तर पूंजी की आपूर्ति बढ़ाई या घटाई जा सकती है जबकि भूमि की आपूर्ति निश्चित है। प्रश्न क्या 15, है भूमि की गतिशीलता से आप क्या क्या समझते हैं? है उत्तर भूमि की गतिशीलता का अर्थ है कि भूमि को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित नहीं किया जा सकता। प्रश्न 16, श्रम नाशवान है, इस कथन से आपका क्या अभिप्राय है? उत्तर इसका मतलब है कि श्रम को एक साथ तुम्हारा नहीं हो रहा है। नहीं किया जा सकता। यदि इसका उपयोग नहीं किया जाता है तो ये समय बीतने के साथ नष्ट हो जाता है। प्रश्न 17, पूंजी की गतिशीलता से आप क्या समझते हैं? उत्तर पूंजी की गतिशीलता का अर्थ है कि पूंजी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित किया जा सकता है। प्रश्न 18, उद्यमी कौन है? उत्तर उद्यमी वह व्यक्ति है जो भूमि, श्रम और पूंजी को सही अनुपात में एक साथ लाकर वस्तुओं, सेवाओं के उत्पादन की प्रक्रिया शुरू करने की पहल करता है और उत्पादन में शामिल अनिश्चितताओं और जोखिमों को कम करता है। प्रश्न 19, भूमि को उत्पादन का निष्क्रिय कारक क्यों कहा जाता है? उत्तर क्योंकि भूमि उत्पादन प्रक्रिया में सक्रिय भाग नहीं लेती है। प्रश्न 20, भूमि को स्थिर क्यों कहा जाता है? उत्तर क्योंकि भूमि को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित नहीं किया जा सकता। प्रश्न 21, खाद्यान्न, सब्जियां, फल आदि के उत्पादन के लिए किस प्रकार की भूमि की आवश्यकता होती है? उत्तर मैदानी क्षेत्र में कृषि भूमि की आवश्यकता खाद्यान्न, सब्जियां, फल आदि के उत्पादन के लिए होती है। प्रश्न 22, किस प्रकार की भूमि में खनिज, जीवाश्म ईंधन और वनों के भंडार होते हैं? ए लड़की उत्तर पठारी क्षेत्र में खनिज, जीवाश्म ईंधन और वनों के भंडार पाए जाते हैं। प्रश्न 23, भारत के शहरी या ग्रामीण क्षेत्रों में से कौन सा क्षेत्र कृषि और संबद्ध गतिविधियों के लिए जाना जाता है? उत्तर ग्रामीण क्षेत्र। प्रश्न 24, भूमि की दक्षता कैसे बढ़ाई जा सकती है? उत्तर बेहतर सिंचाई सुविधाओं और मशीनों के उपयोग से भूमि की दक्षता बढ़ाई जा सकती है। प्रश्न 25, पूंजी को उत्पादन का निष्क्रिय कारक क्यों कहा जाता है? उत्तर क्योंकि श्रम को काम पर लगाए बिना पूंजी का उपयोग नहीं किया जा सकता। प्रश्न 26, मजबूत कौशल कैसे हासिल कर सकते हैं? उत्तर मजबूत शिक्षा और प्रशिक्षण के माध्यम से कौशल हासिल कर सकते हैं। प्रश्न 27, पूंजी के दो प्रकार बताइए। उत्तर अस्थायी पूंजी, ई कार्यशील पूंजी। प्रश्न 28, स्थायी पूंजी के दो उदाहरण दीजिए। उत्तर आई भारी मशीनें और ई भवन। प्रश्न 29, उत्पादन का कौन सा कारक सही प्रकार की पूंजी, श्रम और पूंजी का चयन करने और उत्पादित की जाने वाली मात्रा, कारखानों और सामग्रियों को खरीदने के लिए खर्च की जाने वाली धनराशि, उत्पादित उत्पाद का विपणन आदि के संबंध में निर्णय लेने के लिए जिम्मेदार है? उत्तर उद्यमिता। प्रश्न 30, उद्यमिता और उद्यमी में क्या अंतर है? उत्तर उद्यमिता उत्पादन प्रक्रिया को नियंत्रित करता है और अनिश्चितताओं को कम करता है। प्रश्न 31, उत्पादन के अधिकारों को भुगतान करने के लिए कौन जिम्मेदार है? नहीं होगा तो उत्तर उद्यमी। प्रश्न 32, फ्रेंड कैसे बनाओगे? जमींदारों और पूंजी के मालिकों को उत्पादक सेवाओं के बदले में क्या भुगतान करता है? उत्तर जमींदारों को किराया और पूंजी के मालिक को ब्याज देता है। प्रश्न 33, इतना सारा किराया, ब्याज और कूपन लाभ दिया जैसे है। भुगतानों को आगम के कारक क्यों कहा जाता है? उत्तर क्योंकि ये भुगतान कारकों द्वारा उनकी उत्पादक सेवाओं के लिए प्राप्त किए जाते हैं। 34, जमीन का मालिक कौन है? उत्तर जमींदार जमीन का मालिक है। प्रश्न 35, श्रम का स्वामित्व किसके पास है? उत्तर श्रम का स्वामित्व मजदूर के पास होता है। प्रश्न 36, पूंजी का मालिक कौन है? रिवॉर्ड मिलेगा। उत्तर जो लोग पूंजीगत सामान खरीदते हैं वे पूंजी के मालिक होते हैं। प्रश्न 37, उद्यमिता का मालिक कौन है? उत्तर उद्यमी स्वयं उद्यमिता करता है। प्रश्न 38,
हम जमीन का एक टुकड़ा किराए पर लेते हैं और मकान उसको मालिक लगा को किराया ऐड देते हो हैं। जाएगा, क्यों? ये नहीं बोली कि ऐड आएगा। भूमि की आई सेवाओं का उपयोग वांट करने टू के लिए प्ले, मकान मालिक को किराया देते हैं। आई वांट टू प्ले। प्रश्न 39। इधर लिखा हुआ है भूमि की सेवाओं का वो उपयोग दोबारा करने के लिए तुमसे मकान मालिक को तुम्हारे किराया साथ कौन देता खेलना है? जा रहा है। नो उत्तर किराएदार जमीन की सेवाओं का आई उपयोग करने के लिए कांट मकान मालिकों को किराया देता है। प्रश्न 40। क्या आप स्कूल में पढ़ाने वाले शिक्षक को मजदूर कह सकते हैं? अपने उत्तर के समर्थन में कारण बताइए। चलो हाँ, क्योंकि शिक्षण एक आर्थिक गतिविधि है जो वेतन आय अर्जित करने के लिए की जाती है। प्रश्न 41। क्या शिक्षक एक कुशल मजदूर बस है? तुमको अपने ऐड उत्तर के आएगा। समर्थन में कारण बताइए। उत्तर, शिक्षक कुशल मजदूर नहीं है। तुम बोले ऐड होगा, ऐड वो होगा। शिक्षा और प्रशिक्षण के माध्यम तुमको से शिक्षण का ऐड कौशल प्राप्त आएगा करता है। बोलना। प्रश्न 42। डिस्क मोहन केवल शारीरिक कार्य करता है जैसे सामान चढ़ाना उतारना। 1 2 उसे 3 अकुशल स्टार्ट। मजदूर कर्मचारी कहा जाता है। तुम्हारा जल्दी हो गया उत्तर, मेरा। क्योंकि सामान चढ़ाने और उतारने के काम में किसी विशेष कौशल की आवश्यकता नहीं है। प्रश्न 43। What? उत्पादन में योगदान के लिए उद्यमी को किस रूप में पुरस्कार मिलता है? उत्तर, लाभ के रूप में। प्रश्न 44। उत्पादन का मुख्य कार्य क्या है? उत्तर, उत्पादन का मुख्य कार्य उपभोग के लिए वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करना है। अब आप फ्रेंड बनाएंगे, फ्रेंड। उपभोग से आप क्या समझते हैं? Point. उत्तर, उपभोग से हमारा तात्पर्य व्यक्तिगत या सामूहिक अपेक्षाओं या आवश्यकताओं की प्रत्यक्ष संतुष्टि के लिए वस्तुओं और सेवाओं का उपयोग करना है। प्रश्न 46। क्या सेवाओं के उत्पादन और उपभोग के बीच कोई अंतर है? उत्तर, वस्तुओं के उत्पादन और उपभोग के बीच कोई समयांतराल नहीं होता। सेवाओं का उत्पादन और उपभोग एक साथ होता है। प्रश्न 47। जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं और उसकी चिकित्सीय सलाह लेते हैं तो हम क्या खाते हैं? उत्तर, हम डॉक्टर की सेवा लेते हैं। प्रश्न 48। हम भी वस्तुओं तो को पिला उपभोग्य रहे माना हैं। जाता है। उत्तर, वस्तुओं को तो उपभोग किया हुआ माना जाता है। मेरा दो को पिला दिया। रक्त प्रकार राशि। एक बार में दो। उत्पादन से आप क्या समझते एक हैं? बार में उत्पादन का लक्ष्य क्या है? उत्तर, उत्पादन का अर्थ है उपयोगिता का सृजन। बड़ा उत्पादन के गंदा कारण Wow. प्रयासों का परिणाम है। उत्पादन का फिर लक्ष्य मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति कैसा करना रहा है। मम्मी? प्रश्न 2। श्रम की विशेषताएं बताइए। मतलब क्या श्रम की टेस्ट विशेषता। दे आई रही मजदूर थी के क्या लिए की श्रम को बोल अलग रहा किया जा सकता। है? शुगर बढ़ा है ये कम गतिशील है। है। आहा ये मेरा नाशवान बच्चा चला गया। यह उत्पादन का एक सक्रिय कारक है। वीक मजदूर केवल अपनी सेवा बेचता है, वह स्वयं को नहीं बेचता। प्रश्न 3। भूमि की विशेषताएं लिखिए। उत्तर, भूमि की विशेषताएं। आई भूमि प्रकृति का एक निःशुल्क उपहार है। ई यह मात्रा या क्षेत्र में सीमित है। ई यह अविनाशी है। इफ ये स्थिर है। प्रश्न 4। श्रम की गतिशीलता और भूमि की गतिहीनता से आपका क्या अभिप्राय है? उत्तर, आई श्रम की गतिशीलता का अर्थ है कि एक मजदूर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकता है। उसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित किया जा सकता है। ई भूमि की गतिहीनता का अर्थ है कि भूमि एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित हो सकती है। ये प्रकृति द्वारा जहां भी उपलब्ध कराई जाती है वहां मौजूद रहती है। प्रश्न 5। भूमि के विभिन्न प्रकारों जैसे मैदानी क्षेत्र, पर्वतीय क्षेत्र और पठारी क्षेत्र की व्याख्या करें। उत्तर, आई मैदानी क्षेत्र इस प्रकार की भूमि कृषि और औद्योगिक गतिविधियों के लिए उपयोगी है। इसमें खाद्यान्न, सब्जियां, फल आदि पैदा होते हैं। अरे पशुपालन, मत्स्य पालन और वानिकी जैसी संबद्ध गतिविधियां इस क्षेत्र में की जाती हैं। पर्वत ये मैदानी क्षेत्र में नदियों के प्रवाह को सुनिश्चित करते हैं तथा पर्यटन के लिए सुविधाएं प्रदान करते हैं। पठारी क्षेत्र इस प्रकार की भूमि में खनिज, जीवाश्म ईंधन और वनों के भंडार होते हैं। प्रश्न 6। एक वृत्ताकार प्रवाह चार्ट बनाएं। उत्तर, प्रश्न 7। उद्यमी उत्पादन के अन्य कारकों को किस रूप में भुगतान करता है? जोखिम और अनिश्चितताओं को झेलने के बदले उसे खुद क्या मिलता है? ये अच्छा खेल उत्तर, उद्यमी मजदूरों को मजदूरी, जमींदारों को किराया तथा पूंजी पर ब्याज देता है। लगते जा रहा है। जोखिम और अनिश्चितताओं को झेलने के बदले उसे स्वयं लाभ जो अनिश्चित है मिलता है। प्रश्न 8। श्रम के नाशवान चरित्र का वर्णन करें। उत्तर, श्रम उत्पादन का नाशवान कारक है। इसे संग्रहित नहीं किया जा सकता। इसका खेलने के चाहे इसका अंदाज उपयोग हो या न हो, ये समय बीतने के साथ नष्ट हो जाता है। यदि कोई उद्यमी 1 घंटे या 1 दिन के लिए अपने श्रम का उपयोग नहीं करता है तो इस अवधि का श्रम व्यर्थ हो जाता है और नष्ट हो जाता है। इस नाशवान चरित्र के कारण श्रमिकों की सौदेबाजी की शक्ति कमजोर होती है। प्रश्न 9। क्या एक मजदूर को मजदूर से अलग किया जा सकता है? कारण सहित उत्तर दीजिए। उत्तर, किसी भी मजदूर को मजदूर से अलग नहीं किया जा सकता। मजदूर को उस खास जगह जाना ही पड़ता है जहां उसके श्रम की जरूरत होती है। वह अपने श्रम को किसी खास जगह नहीं बेच सकता। मजदूर जहां जाता है मजदूर भी उसके साथ जाता है। श्रम का इस्तेमाल उसका मालिक ही कर सकता है। प्रश्न 10। एक व्यक्ति की मासिक आय 5,000 रुपए है। वह हर महीने अपनी और अपने परिवार की जरूरतों को पूरा करने के लिए वस्तुओं और सेवाओं की खरीद पर 4,000 रुपए खर्च करता है। इस तरह वह हर महीने 1,000 रुपए बचाता है। वह हर महीने अपनी बचत को अपने घर में बेकार रखता है। क्या उसकी बचत को पूंजी निर्माण कहा जाएगा? अपने उत्तर के समर्थन में कारण बताएं। उत्तर, उसकी बचत को पूंजी निर्माण नहीं कहा जाएगा क्योंकि बचत को बेकार रखा गया है। अगर उसे बैंक में जमा किया जाता या जमीन, मशीन आदि खरीदने में निवेश किया जाता तो उसे पूंजी निर्माण कहा जाता। टिकाऊ उपयोग वाली वस्तुएं 2 प्रकार की होती हैं, टिकाऊ उपयोग वाली उपभोक्ता वस्तुएं और टिकाऊ उपयोग वाली उत्पादक वस्तुएं। गैर टिकाऊ वस्तुएं 2 प्रकार की होती हैं, एकल उपयोग उपभोक्ता वस्तुएं और एकल उपयोग उत्पादक वस्तुएं। एक कार, टेलीविजन, ट्रैक्टर, रेफ्रिजरेटर आदि टिकाऊ उपयोग की वस्तुएं हैं। एक फल, ब्रेड, दूध, गैस, पेट्रोल आदि एकल उपयोग वाली वस्तुएं या गैर टिकाऊ वस्तुएं हैं। उत्पादन। अध्याय 7 मॉड्यूल 3 वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन। पाठ्य पुस्तक प्रश्न हल। पाठ्य प्रश्न 7.1। प्रश्न 1। इनपुट को परिभाषित करें।
रुको मेरा उत्तर, इनपुट अमाउंट को उन संसाधनों के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिनका उपयोग उत्पादन में किया जाता है। चैलेंज दी हो। प्रश्न 2, आउटपुट को परिभाषित करें। व्हाट्सएप ग्रुप, अब शामिल हों। टेलीग्राम समूह, अब शामिल हों। इंस्टाग्राम, अब शामिल हों। उत्तर, इनपुट का उपयोग करके उत्पादित सेवाओं को आउटपुट कहा जाता है। प्रश्न 3, उत्पादन फलन को परिभाषित करें। उत्तर, उत्पादन फलन को किसी फर्म के इनपुट और आउटपुट के बीच तकनीकी संबंध के रूप में निर्धारित किया जाता है। पाठगत प्रश्न 7.2। प्रश्न 1, श्रम गहन प्रौद्योगिकी को परिभाषित करें। उत्तर, किसी वस्तु के उत्पादन में प्रति इकाई श्रम का अधिक उपयोग तथा पूंजी का कम उपयोग श्रम गहन प्रौद्योगिकी कहलाता है। प्रश्न 2, पूंजी गहन प्रौद्योगिकी को परिभाषित करें। उत्तर, किसी वस्तु के उत्पादन में पूंजी का अधिक प्रयोग तथा श्रम का कम प्रयोग उत्पादन की पूंजी गहन तकनीक कहलाती है। प्रश्न 3, उत्पाद आधारित और प्रक्रिया आधारित श्रम विभाजन का एक उदाहरण दीजिए। उत्तर, आई उत्पाद आधारित श्रम विभाजन, बर्तन बनाना। ई प्रक्रिया आधारित श्रम विभाजन, ब्रेड निर्माण। पाठगत प्रश्न 7.3। प्रश्न 1, सीमांत उत्पाद को परिभाषित करें। उत्तर, सीमांत उत्पादकता को श्रम की एक इकाई में परिवर्तन के कारण कुल उत्पाद में वृद्धि या कमी के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जबकि अन्य सभी इनपुट अपरिवर्तित रहते हैं। प्रश्न 2, निम्नलिखित तालिका की सहायता से एमपी और एपी की गणना करें। उत्तर, पाठ्य प्रश्न 7.4। प्रश्न 1, घटते सीमांत उत्पाद का नियम बताइए। उत्तर, परिवर्तनशील कारक में निरंतर वृद्धि के साथ घटते सीमांत उत्पाद के नियम के अनुसार सीमांत उत्पाद शुरू में एक निश्चित बिंदु तक बढ़ेगा, लेकिन उसके बाद ये घट जाएगा और अन्य सभी कारकों को अपरिवर्तित रखते हुए ऋणात्मक हो सकता है। प्रश्न 2, जब सीमांत उत्पाद न्यूनतम हो तो कुल उत्पाद का स्तर क्या होगा। उत्तर, कुल उत्पाद अधिकतम है। प्रश्न 3, उत्पादक को कब अधिक श्रमिक नियोजित करना बंद कर देना चाहिए। उत्तर, जब सीमांत उत्पाद ऋणात्मक हो जाता है। पाठगत प्रश्न 7.5। प्रश्न 1, उत्पादन प्रक्रिया को परिभाषित करें। उत्तर, आगतों की खरीद, उनकी सेवाओं का उपयोग तथा वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करने की प्रक्रिया को उत्पादन प्रक्रिया कहा जाता है। प्रश्न 2, उत्पादक गतिविधि का आयोजन कौन करता है। उत्तर, उद्यमी। पाठगत प्रश्न 7.6। प्रश्न 1, फर्म क्या है। उत्तर, फर्म किसी वस्तु की कोई भी व्यक्तिगत उत्पादन इकाई है। प्रश्न 2, उद्योग का अर्थ बताइए। उत्तर, उद्योग एक समान वस्तु का उत्पादन करने वाली सभी फर्मों का समूह है। पाठगत प्रश्न 7.7। सही उत्तर पर निशान लगाएं। प्रश्न 1, एक एकल व्यक्ति के स्वामित्व वाली उत्पादन इकाई को क्या कहते हैं। क साझेदारी, ख एक निजी कंपनी, ग एकल स्वामित्व, घ सार्वजनिक उत्पादन। उत्तर, सी एकल स्वामित्व। प्रश्न 2, एक साझेदारी में साझेदारों की अधिकतम संख्या कितनी होती है। ए 5, बी 10, सी 15, घ 20। उत्तर, घ 20। प्रश्न 3, भारतीय रेलवे एक, क निजी इकाई, ख सार्वजनिक इकाई, ग एकल स्वामित्व, घ साझेदारी। उत्तर, बी सार्वजनिक इकाई। प्रश्न 4, एक सहकारी समिति में सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी है। ए 20, बी 13, सी 10, घ 5। उत्तर, सी 10। प्रश्न 5, एक सार्वजनिक कंपनी में शेयर धारकों की अधिकतम संख्या कितनी होती है। क 10,000, बी 15,000, सी 20,000, घ कोई सीमा नहीं। उत्तर, घ कोई सीमा नहीं। प्रश्न 6, कंपनी अधिनियम 1956 के तहत पंजीकृत एक सरकारी उत्पादन इकाई एक है। क एक सांविधिक निगम, ख सरकारी कंपनी, ग विभागीय उद्यम, घ इनमें से कोई नहीं। उत्तर, बी सरकारी कंपनी। प्रश्न 7, एक निजी कंपनी में मालिकों की न्यूनतम संख्या कितनी है। एक 7, बी 10, सी 2, घ 20। उत्तर, सी 2। प्रश्न 8, किस स्थिति में किसी उत्पादन इकाई को विदेशी उत्पादन इकाई नहीं माना जाता है। क संपूर्ण पूंजी अनिवासी द्वारा निवेशित है। ख कुल पूंजी का 50% से अधिक हिस्सा गैर निवासियों द्वारा निवेशित है। ग निवासियों के पास कुल उत्पाद का 50% से अधिक हिस्सा है। घ 20% से कम निवेश निवासियों द्वारा किया जाता है। उत्तर, ग निवासियों के पास कुल उत्पाद का 50% से अधिक हिस्सा है। टर्मिनल अभ्यास। प्रश्न 1, उत्पादन प्रक्रिया को परिभाषित करें। उत्तर, उत्पादन प्रक्रिया को आगतों के संयोजन, उनकी सेवाओं का उपयोग करने तथा वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करने की प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। प्रश्न 2, एक उद्यमी उत्पाद इकाई का आयोजन कैसे करता है। उत्तर, एक उद्यमी उत्पादन के विभिन्न कारकों को सही अनुपात में जारी रखते हुए एक उत्पाद इकाई का आयोजन करता है। प्रश्न 3, उत्पादन की श्रम गहन और पूंजी गहन प्रौद्योगिकी के बीच अंतर बताइए। उत्तर, पूंजी गहन विधि। उत्पादन की पूंजी गहन तकनीक उत्पादन की वह तकनीक है जिसमें हम अपनी वस्तु के उत्पादन में प्रति इकाई उत्पादन में पूंजी का अधिक और श्रम का कम उपयोग करते हैं। श्रम गहन विधि, जब उत्पादन इकाई प्रति इकाई उत्पादन में अधिक श्रम पूंजी का उपयोग करती है तो उसे श्रम गहन उत्पादन विधि कहते हैं। उदाहरण के लिए टोकरी, रस्सी और चटाई बनाना, कुर्सियों की डिब्बी बनाना, लकड़ी की नक्काशी, कढ़ाई के काम आदि में श्रम का अधिक और पूंजी का कम उपयोग होता है। इन चीजों को बनाने में उपयोग की जाने वाली उत्पादन की इस विधि को श्रम गहन कहा जाता है। प्रश्न 4, उत्पाद आधारित और प्रक्रिया आधारित श्रम विभाजन के बीच अंतर बताइए। उत्तर, उत्पाद आधारित श्रम विभाजन में एक श्रमिक एक ही वस्तु या सेवा के उत्पादन में विशेषज्ञता प्राप्त करता है। इस प्रकार के श्रम विभाजन का उपयोग छोटे किसानों, कुम्हार, मोची या गांव के बढ़ई के मामले में किया जाता है। इसका उपयोग स्व उपभोग या छोटे पैमाने पर उत्पादन में भी किया जाता है।
दूसरी ओर प्रक्रिया आधारित श्रम विभाजन का उपयोग निगमों और सरकारी उद्यमों जैसी बड़ी उत्पादन इकाइयों में किया जाता है जहां उत्पादन बहुत बड़े पैमाने पर किया जाता है। इस प्रकार के श्रम विभाजन में किसी वस्तु का उत्पादन कई प्रक्रियाओं में विभाजित होता है और एक श्रमिक एक या दो प्रक्रियाओं में विशेषज्ञता हासिल करता है। प्रश्न 5, स्वदेशी प्रेरण इकाइयों और विदेशी उत्पादन इकाइयों के बीच अंतर बताएं। ऐसा लग रहा उत्तर, है स्वदेशी चावल इकाई और विदेशी उत्पादन इकाई के बीच अंतर निम्नानुसार है। स्वदेशी उत्पादन इकाई देश में स्थित तथा देश के निवासियों के स्वामित्व वाली उत्पादन इकाइयां स्वदेशी उत्पादन इकाइयां कहलाती हैं। उदाहरण छोटे कारखाने, सरकारी कार्यालय, राशन की दुकानें, स्कूल आदि। करने के लिए खेलता है तो विदेशी उत्पादन इकाई देश के गैर निवासियों के स्वामित्व वाली उत्पादन इकाइयों को विदेशी उत्पादन इकाई कहा जाता है। कभी विदेशी उत्पादन इकाई में कम से कम 50% पूंजी गैर निवासियों द्वारा निवेश की जाती है। प्रश्न 6, निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र की उत्पादन इकाइयों के बीच अंतर बताइए। उत्तर, निजी उत्पादन इकाइयों का स्वामित्व निजी व्यक्तियों और संस्थाओं के पास होता है जबकि सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों का स्वामित्व सरकार के पास होता है। निजी उत्पादन इकाइयां लाभ कमाने के उद्देश्य से बाजार में बिक्री के लिए वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करती हैं जबकि सार्वजनिक क्षेत्र की उत्पादन इकाइयां शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, कानून और व्यवस्था, डाक और तार, परिवहन, दूरसंचार और प्रसारण आदि जैसी बहुत सी सेवाएं प्रदान करती हैं। प्रश्न 7, एकल स्वामित्व और साझेदारी के बीच अंतर बताएं। उत्तर, एकल स्वामित्व एक उत्पादन इकाई का स्वामित्व एक ही व्यक्ति के पास होता है जिसे एकल स्वामित्व कहा जाता है। वह इकाई के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार होता है और इकाई द्वारा होने वाले सभी लाभ को अपने पास रखता है और सभी नुकसानों को वहन करता है। साझेदारी दो या दो से अधिक व्यक्तियों द्वारा एक साथ स्वामित्व वाली उत्पादन इकाई को साझेदारी कहा जाता है। ऐसी इकाई में सभी भागीदार इकाई के प्रबंधन के लिए सामूहिक रूप से जिम्मेदार होते हैं। वे साझेदारी के समय तय अनुपात में लाभ साझा करते हैं और हानि वहन करते हैं। प्रश्न 8, कंपनी और सहकारी समिति के बीच अंतर बताएं। उत्तर, कंपनी और सहकारी समिति के बीच अंतर। कंपनी, सहकारी समिति आइए बड़े पैमाने के व्यावसायिक संगठनों के लिए उपयुक्त है। आइए लघु एवं मध्यम आकार के व्यवसाय के लिए उपयुक्त है। इसकी स्थापना कंपनी अधिनियम 1956 के तहत की गई है। ये सहकारी समिति अधिनियम 1912 के अनुसार कार्य करता है। कंपनी का गठन जटिल है। सहकारी समिति का गठन आसान है। इसके पास असीमित संसाधन है। इसके संसाधन सीमित हैं। प्रश्न 9, विभागीय और गैर विभागीय उद्यमों के बीच अंतर बताएं। उत्तर, विभागीय उद्यम सरकारी उद्यम जो किसी सरकारी विभाग या मंत्रालय के सीधे नियंत्रण में होते हैं उन्हें विभागीय उद्यम कहा जाता है। संसद या राज्य विधानसभा का उनके कामकाज पर सीधा नियंत्रण होता है। संबंधित मंत्रालय का मंत्री ऐसे उद्यम के कामकाज के लिए जिम्मेदार होता है। उदाहरण भारतीय रेलवे, ऑल इंडिया रेडियो, दूरदर्शन आदि। गैर विभागीय उद्यम जिनका कानूनी अस्तित्व सरकार से अलग होता है उन्हें गैर विभागीय उद्यम कहा जाता है। बाहर से आए हैं तो ये स्वायत्त प्रकृति के होते हैं और संसद या राज्य विधानसभा का इनके कामकाज पर कोई सीधा नियंत्रण नहीं होता। उदाहरण यूटीआई, इंडियन एयरलाइंस, एचएमटी, इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज लिमिटेड आदि। प्रश्न 10, स्वायत्त निगम और सरकारी कंपनियों के बीच अंतर बताएं। उत्तर, स्वायत्त निगम और सरकारी कंपनियों के बीच अंतर। स्वायत्त निगम सरकारी उत्पादन इकाइयां हैं जो सरकार द्वारा समर्थित और वित्त पोषित होती हैं लेकिन स्वतंत्र रूप से कार्य करती हैं। वे गैर विभागीय उद्यम हैं और उन्हें सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम कहा जाता है। जब इतना इनवाइट करके दूसरी ओर सरकारी कंपनियां वे सरकारी उत्पादन इकाइयां हैं जो आमतौर पर मंत्रालय के सीधे नियंत्रण में होती हैं। प्रश्न 11, बहुराष्ट्रीय और सहयोग के बीच अंतर बताएं। उत्तर, बहुराष्ट्रीय फर्म एक फर्म जिसका मुख्य कार्यालय एक देश में होता है लेकिन उसकी व्यावसायिक गतिविधियां कई अन्य देशों में फैली होती हैं उसे बहुराष्ट्रीय फर्म कहा जाता है। सहयोग यह एक विदेशी उत्पादन इकाई है जो किसी देश में काम करती है। इस फर्म में विदेशी उद्यमी और घरेलू उद्यमी संयुक्त रूप से उत्पादन इकाई में भाग लेते हैं। ऐसी इकाई को सहयोग के रूप में माना जाता है जिसमें 50% से अधिक पूंजी गैर निवासियों द्वारा निवेश की जानी चाहिए। प्रश्न 12, फर्म और उद्योग के बीच अंतर बताएं। उत्तर, फर्म एक उत्पादन इकाई है जो लाभ कमाने के लिए बाजार में बिक्री के लिए वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करती है। दूसरी ओर उद्योग समान वस्तु का उत्पादन करने वाली सभी फर्मों का समूह है। हम एक फर्म और एक फर्म के बीच अंतर एक उदाहरण से कर सकते हैं। बाटा शू कंपनी एक फर्म है जो जूते बनाती है लेकिन जूता उद्योग में जूते बनाने वाली सभी फर्में शामिल हैं। इसलिए बाटा, एक्शन, लिबर्टी, एडिडास, नाइकी, रीबॉक आदि जूता उद्योग की फर्म है। स्टार्ट कर दिया प्रश्न 13, फर्मों और उद्योगों की भूमिका और महत्व को समझाइए। उत्तर, फर्मों और उद्योगों की भूमिका और महत्व। फर्मों और उद्योगों की भूमिका और महत्व को नीचे समझाया गया है। उपभोग के लिए वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन। फर्म और उद्योग मानव की जरूरतों को पूरा करने के लिए विभिन्न प्रकार की वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करते हैं। मनुष्य फर्मों और उद्योगों द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का उपभोग करके अपनी जरूरतों को पूरा करता है। निवेश के लिए उत्पादन वे निवेश के लिए मशीनें, संयंत्र, परिवहन वाहन जैसे बस, ट्रक, रेलवे, जहाज, हवाई जहाज आदि और अन्य विभिन्न वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। रोजगार प्रदान करना फर्म और उद्योग लोगों के लिए रोजगार के स्रोत हैं। रोजगार से लोगों को अपनी जरूरतों की संतुष्टि के लिए आय मिलती है। देश के विकास के लिए बुनियादी ढांचा प्रदान करना वे ऊर्जा, परिवहन, संचार, स्वास्थ्य, शिक्षा और आवास प्रदान करते हैं जो देश के लिए बुनियादी ढांचा प्रदान करने की बुनियादी आवश्यकता है। बुनियादी ढांचे के विकास के बिना देश का सर्वांगीण विकास संभव नहीं है। परीक्षा के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। अति लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 1, इनपुट क्या है? उत्तर, उत्पादन में उपयोग किए जाने वाले संसाधनों को इनपुट कहा जाता है। प्रश्न 2, आउटपुट क्या है? उत्तर, उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं को आउटपुट कहा जाता है। प्रश्न 3, चावल के उत्पादन के लिए क्या इनपुट आवश्यक है? उत्तर, चावल के उत्पादन के लिए हमें निम्नलिखित इनपुट की आवश्यकता होती है। कृषि भूमि, बीज, उर्वरक,
ए फल, बी जल, बी कीटनाशक, बी ट्रैक्टर आदि चलाने के लिए डीजल। प्रश्न 4, उत्पादन फलन हमें क्या बताता है? उत्तर, उत्पादन फलन हमें किसी फर्म के इनपुट और आउटपुट के बीच तकनीकी संबंध बताता है। प्रश्न 5, हम इनपुट का बोल कार्य रहे क्या है? हैं। उत्तर, आउटपुट की गुणवत्ता इनपुट का कार्य है। प्रश्न 6, इनपुट की मात्रा और उत्पादित आउटपुट की मात्रा के बीच किस प्रकार का संबंध है? उत्तर, इनपुट की मात्रा और उत्पादित आउटपुट की मात्रा के बीच सीधा संबंध है। प्रश्न 7, प्रत्येक उत्पादक का उद्देश्य क्या है? उत्तर, प्रत्येक उत्पादक का उद्देश्य दी गई आगतों की मात्रा से उत्पादन की मात्रा को अधिकतम करना है। प्रश्न 8, उत्पादन की तकनीक या विधि से क्या तात्पर्य है? उत्तर, उत्पादन की तकनीक या विधि से तात्पर्य उस अनुपात से है जिसमें आउटपुट का उत्पादन करने के लिए इनपुट को संयोजित किया जाता है। प्रश्न 9, उत्पादन फलन को परिभाषित करें। उत्तर, उत्पादन फलन को एक तकनीकी संबंध के रूप में परिभाषित किया जाता है जो हमें आगतों के विभिन्न संयोजन से उत्पादित अधिकतम आउटपुट बताता है। प्रश्न 10, किसान खाद्यान्न उत्पादन में लकड़ी के हल, बैल आदि का उपयोग करता है। नहीं लगा तुम्हारा। उत्पादन की कौन सी तकनीक का उपयोग किया जाता है? उत्तर, उत्पादन की श्रम प्रधान तकनीक। प्रश्न 11, राजू खाद्यान्न उत्पादन में ट्रैक्टर, पंप सेट, हार्वेस्टर का उपयोग करता है। उसके द्वारा उपयोग की जाने वाली उत्पादन तकनीक का नाम बताइए। उत्तर, उसके द्वारा प्रयुक्त उत्पादन की पूंजी गहन तकनीक। प्रश्न 12, उत्पादन की श्रम प्रधान तकनीक क्या है? उत्तर, उत्पादन की श्रम गहन तकनीक उत्पादन की वह विधि है जिसमें उत्पादन में प्रति इकाई श्रम का अधिक तथा पूंजी का कम उपयोग किया जाता है। प्रश्न 13, किन उद्यमों में उत्पादन की श्रम गहन तकनीक का उपयोग किया जाता है? तीन गो खेल सकते उत्तर, मैं इसका पहले उपयोग घरेलू कैसे उद्यमों और उन खेलती उद्यमों में हूँ? किया जाता है जो स्वयं के उत्पादन या छोटे पैमाने पर उत्पादन करते हैं। प्रश्न 14, उत्पादन की पूंजी गहन तकनीक क्या है? उत्तर, उत्पादन की पूंजी गहन तकनीक उत्पादन की वह विधि है जिसमें हम उत्पादन में प्रति इकाई उत्पादन में पूंजी का अधिक तथा श्रम का कम उपयोग करते हैं। प्रश्न 15, उत्पादन की पूंजी गहन तकनीक का उपयोग कब किया जाता है? उत्तर, उत्पादन की पूंजी गहन तकनीक का उपयोग तब किया जाता है जब लाभ कमाने के लिए बाजार में बिक्री हेतु बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जाता है। प्रश्न 16, क्या? श्रम विभाजन से आप क्या समझते हैं? उत्तर, Start श्रम विभाजन का अर्थ है उत्पादन हाँ। गतिविधि को कई प्रक्रियाओं में विभाजित करना और प्रत्येक प्रक्रिया को अलग अलग श्रमिकों को उनकी योग्यता और क्षमता के अनुसार सौंपना। प्रश्न 17, श्रम विभाजन के प्रकार बताइए। उत्तर, श्रम का विभाजन दो प्रकार का होता है। कहाँ से? आई उत्पाद आधारित श्रम विभाजन तथा ई प्रक्रिया आधारित श्रम विभाजन। प्रश्न 18, उत्पाद आधारित श्रम विभाजन क्या है? उत्तर, ये श्रम विभाजन का वह प्रकार है जिसमें एक श्रमिक किसी एक वस्तु या सेवा के उत्पादन में विशेषज्ञता हासिल करता है। प्रश्न 19, प्रक्रिया आधारित श्रम विभाजन क्या है? उत्तर, प्रक्रिया आधारित श्रम विभाजन का वह प्रकार है जिसमें किसी वस्तु के उत्पादन को कई प्रक्रियाओं में विभाजित किया जाता है और एक श्रमिक एक या दो प्रक्रियाओं में विशेषज्ञता हासिल करता है। प्रश्न 20, दो पार्टनर किसी भी एक वस्तु या सेवा की आपूर्ति किस प्रकार के श्रम विभाजन पर निर्भर करती है? उत्तर, किसी भी एक वस्तु या सेवा की आपूर्ति प्रक्रिया आधारित श्रम विभाजन पर निर्भर करती है। प्रश्न 21, श्रम विभाजन के कोई दो लाभ बताइए। उत्तर, आई श्रम विभाजन से श्रमिकों की कार्यकुशलता बढ़ती है। ई, इससे आविष्कार और खोज की संभावना बढ़ती है। प्रश्न 22, किसी वस्तु के उत्पादन से संबंधित तीन मुख्य अवधारणाएं लिखिए। उत्तर, आई कुल उत्पाद टीपी, ई औसत उत्पाद एपी, ई सीमांत उत्पाद एमपी। प्रश्न 23, कुल उत्पाद से क्या तात्पर्य है? उत्तर, कुल उत्पाद से तात्पर्य किसी वस्तु के उत्पादन की कुल मात्रा से है जो किसी इनपुट जैसे श्रम के रोजगार के एक विशेष स्तर पर होता है तथा अन्य सभी इनपुट का रोजगार समान रहता है। प्रश्न 24, औसत उत्पाद क्या है? उत्तर, औसत उत्पाद एक परिवर्तनशील इनपुट जैसे कि श्रम की प्रति इकाई आउटपुट है। इसे कुल उत्पाद को एक परिवर्तनशील कारक की इकाइयों की संख्या से विभाजित करके प्राप्त किया जाता है। समीकरण में प्रश्न 25, सीमांत उत्पाद को परिभाषित करें। उत्तर, सीमांत उत्पाद को कुल उत्पाद में वृद्धि या कमी के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो श्रम की एक अतिरिक्त इकाई को जोड़ने के परिणाम स्वरूप होती है जबकि अन्य सभी इनपुट अपरिवर्तित रहते हैं। समीकरण में प्रश्न 26, श्रम की 5 इकाइयों का कुल गुणनफल 50 इकाइयां है तथा श्रम की 6 इकाइयों का कुल गुणनफल 54 इकाइयां है। श्रम की छठी इकाई का एमपी मान ज्ञात कीजिए। उत्तर, छठे श्रम का एमपी इक्वल्स 54 माइनस 50 इक्वल्स 5 इकाइयां। प्रश्न 27, श्रम की 6 इकाइयों का कुल उत्पाद 54 इकाइयां है। औसत उत्पाद की गणना करें। उत्तर, प्रश्न 28, एमपी और एपी में से कौन सा गुणनफल ऋणात्मक हो सकता है? उत्तर, सीमांत उत्पाद ऋणात्मक हो सकता है। प्रश्न 29, श्रम के घटते सीमांत उत्पाद का नियम क्या बताता है? उत्तर, श्रम के घटते सीमांत उत्पाद का नियम कहता है कि परिवर्तनशील कारक श्रम में निरंतर वृद्धि के साथ इसका सीमांत उत्पाद शुरू में एक निश्चित बिंदु तक बढ़ेगा लेकिन उसके बाद ये घट जाएगा और अन्य सभी कारकों को अपरिवर्तित रखते हुए ऋणात्मक हो सकता है। प्रश्न 30, उत्पादन प्रक्रिया में शामिल कोई दो चरण बताइए। उत्तर, उत्पादन प्रक्रिया में निम्नलिखित चरण शामिल हैं। आई उत्पादन के कारकों को कारकों के मालिकों से प्राप्त करना या व्यवस्थित करना। ई कारक का सही संयोजन बनाना। प्रश्न 31, फर्म क्या है? उत्तर, फर्म एक व्यक्तिगत उत्पादन इकाई है जो बाजार में बिक्री के लिए वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करती है। प्रश्न 32, उद्योग क्या है? उत्तर, उद्योग एक वस्तु एक प्रकार का सामान का उत्पादन करने वाली सभी फर्मों का समूह है। प्रश्न 33, एक फर्म का उदाहरण दीजिए। उत्तर, बाटा शू कंपनी। प्रश्न 34, कृषि उद्योग क्या आपूर्ति करता है? उत्तर, कृषि उद्योग खाद्यान्न, सब्जियां, फल, कपास, दाल, दूध और मक्खन आदि की आपूर्ति करता है। प्रश्न 35, स्वामित्व के आधार पर उत्पादन इकाइयों का वर्गीकरण बताइए। उत्तर, आई स्वदेशी उत्पादन इकाइयां, ई विदेशी उत्पादन इकाइयां। प्रश्न 36, स्वदेशी उत्पादन इकाइयां क्या हैं? उत्तर,
उत्तर स्वदेशी उत्पादन इकाइयां वे उत्पादन इकाइयां हैं जो किसी देश में स्थित होती हैं और उस देश के निवासियों के स्वामित्व में होती हैं। प्रश्न 37 स्वदेशी उत्पादन इकाइयों के प्रकार बताइए। उत्तर आई निजी उत्पादन इकाइयां, ई सरकारी उत्पादन इकाइयां। प्रश्न 38 निजी उत्पादन इकाइयों का वर्गीकरण बताइए। उत्तर निजी उत्पादन इकाइयों को निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। आई एकल स्वामित्व, ई साझेदारी, ई कंपनी या निगम, ए सहकारी समिति तथा बी निजी गैर लाभकारी संगठन। प्रश्न 39 विभागीय उद्यमों के 2 उदाहरण दीजिए। उत्तर आई भारतीय रेलवे, ई आकाशवाणी और दूरदर्शन। ब्रेक दिया। प्रश्न 40 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कोई 2 उदाहरण दीजिए। उत्तर आई इंडियन एयरलाइंस, ई हिंदुस्तान मशीन टूल्स। प्रश्न 41 बहुराष्ट्रीय निगम एमएनसी क्या हैं। उत्तर बहुराष्ट्रीय निगम वे फर्म हैं जिनका कार्यालय एक देश में होता है लेकिन उनकी व्यावसायिक गतिविधियां कई देशों में फैली होती हैं। प्रश्न 42 बहुराष्ट्रीय कंपनियों के कोई 3 उदाहरण दीजिए। उत्तर आई कोका कोला, ई पेप्सी कोला, ई सैमसंग। प्रश्न 43 सहयोग इकाइयां क्या हैं। उत्तर सहयोगी इकाइयां वे उत्पादन इकाइयां हैं जिनमें विदेशी और घरेलू उद्यमी संयुक्त रूप से भाग लेते हैं। वे आंशिक रूप से स्वदेशी और आंशिक रूप से विदेशी हैं। लघु प्रकार के प्रश्नों के उत्तर। प्रश्न 1 किसान श्रम प्रधान तकनीक का उपयोग कब करता है। उत्तर आई श्रम गहन प्रौद्योगिकी का उपयोग जब हम खाद्यान्न उत्पादन में लकड़ी के हल बैल आदि का उपयोग करते हैं तो किसान श्रम गहन प्रौद्योगिकी का उपयोग करता है। नहीं खाएंगे अब। ई पूंजी गहन प्रौद्योगिकी का उपयोग जब किसान खाद्यान्न उत्पादन में ट्रैक्टर, पंप सेट, हार्वेस्टर का उपयोग करता है तो वह पूंजी गहन प्रौद्योगिकी का उपयोग करता है। श्रम विभाजन क्या है, इसके गुण लिखिए। उत्तर श्रम विभाजन का अर्थ है उत्पादक गतिविधि को कई प्रक्रियाओं में विभाजित करना और प्रत्येक प्रक्रिया को अलग अलग श्रमिकों को उनकी योग्यता, क्षमता, अनुभव, रुचि के अनुसार सौंपना। ये 2 प्रकार का होता है। आई उत्पाद आधारित श्रम, ई प्रक्रिया आधारित श्रम विभाजन। श्रम विभाजन के लाभ आई इससे श्रमिकों की कार्यकुशलता बढ़ती है। ई इससे बड़े पैमाने पर उत्पादन आसान हो जाता है। ई इससे विशेषज्ञता बढ़ती है। ए इससे आविष्कारों और खोजों की संभावना बढ़ती है। बी इससे पूंजी गहन प्रौद्योगिकी का उपयोग बढ़ता है। प्रश्न 3 ब्रिटानिया ब्रेड कंपनी द्वारा ब्रेड निर्माण की प्रक्रिया में शामिल चरणों को बताएं। उत्तर ब्रेड के उत्पादन की प्रक्रिया में शामिल चरण आई गेहूं का आटे में रूपांतरण, ई आटे को बेकिंग के लिए बर्तन में रखना, ई बेकिंग के लिए कंटेनरों को ओवन में रखना, ए पकी हुई रोटी को छोटे छोटे टुकड़ों में काटना, बी ब्रेड के छोटे छोटे टुकड़े पैक करना। प्रश्न 4 एक नवनिर्मित समूह आवास परिसर में स्ट्रीट लाइटिंग उपलब्ध कराने में शामिल चरणों को बताएं। उत्तर इसमें शामिल चरण आई सड़कों पर बिजली के बल्ब लगाना, ई सभी खंभों को बिजली के तारों से जोड़ना, ई बिजली के बल्ब और ट्यूब लगाना, एप सब स्टेशनों से विद्युत आपूर्ति जारी करना। प्रश्न 5 निम्नलिखित तालिका से किसी कारक का एफ और एमपीपी की गणना करें। टीपीपी अनुसूची। उत्तर प्रश्न 6 निम्न तालिका एक कारक का एमपीपी देती है। ये भी ज्ञात है कि रोजगार के शून्य स्तर पर टीपीपी शून्य है। इसके टीपीपी और एफ शेड्यूल निर्धारित करें। उत्तर प्रश्न 7 निम्न तालिका उत्पादन के एक कारक का एपी देती है। ये भी ज्ञात है कि रोजगार के शून्य स्तर पर टीपी शून्य है। टीपी और एमपी निर्धारित करें। उत्तर प्रश्न 8 निम्नलिखित तालिका का अध्ययन करें। आई जब श्रम की 6 इकाइयां नियोजित होती हैं तो औसत उत्पाद ज्ञात कीजिए। ई 5वें श्रम का सीमांत उत्पाद। उत्तर आई श्रम की 6ठी इकाई का औसत गुणनफल 108 डिवाइडेड बाय 6 इक्वल्स 18। ई 5वें श्रमिक का सीमांत उत्पाद। टीपीटीपी 95 - 75 इक्वल्स 20। प्रश्न 9 निम्नलिखित तालिका को पूरा करें। उत्तर प्रश्न 10 निम्नलिखित तालिका से सीमांत भौतिक उत्पाद और सीमांत राजस्व उत्पाद। मान लीजिए कि कीमत 10 रुपये प्रति इकाई है। उत्तर प्रश्न 11 निम्न तालिका श्रम की कुल उत्पाद अनुसूची देती है। श्रम की संगत औसत उत्पाद और सीमांत उत्पाद अनुसूची ज्ञात कीजिए। उत्तर प्रश्न 12 उत्पाद तालिका। तालिका को पढ़ें और 1 से आगे श्रम की इकाइयों में वृद्धि के साथ एमपी का व्यवहार बताएं। उत्तर आई श्रम की प्रथम 3 इकाइयों के लिए एमपी बढ़ता है अर्थात L = 1 पर 10 से L = 2 पर 12 तथा L = 3 पर 14 हो जाता है। ई श्रम की अगली 4 इकाइयों के लिए एमपी घटता है अर्थात 3 पर 14 से L = 4 पर 8, L = 5 पर 6, L = 6 पर 4, L = 7 पर 2, L = 8 पर 0। ई अंततः L = 9 पर एमपी का मान ऋणात्मक हो जाता है। निष्कर्ष यहाँ ये निष्कर्ष निकाला गया है कि कुछ समय तक अस्थायी रूप से बढ़ने के बाद श्रम का सीमांत उत्पाद अंततः घट जाता है। प्रश्न 13 निजी क्षेत्र के विभिन्न स्वरूप बताइए। उत्तर निजी क्षेत्र के विभिन्न रूप इस प्रकार हैं। आई एकल स्वामित्व, ई साझेदारी, ई कंपनी या निगम, एप सहकारी समिति, बी निजी गैर लाभकारी संगठन। प्रश्न 14 एकल स्वामित्व की विशेषताएं लिखिए। उत्तर विशेषताएं आई इसका स्वामित्व एक ही व्यक्ति के पास होता है। ई इसे आसानी से बनाया और बंद किया जा सकता है। ई इसका दायित्व असीमित है। एप एकमात्र स्वामी व्यवसाय से जुड़े सभी प्रकार के जोखिमों और अनिश्चितताओं को वहन करता है। बी मालिक का व्यवसाय पर पूर्ण नियंत्रण होता है। बी कानून की दृष्टि में एकल व्यापारी और उसके व्यवसाय में कोई अंतर नहीं है। प्रश्न 15 साझेदारी की विशेषताएं लिखिए। उत्तर साझेदारी की विशेषताएं आई इसका स्वामित्व 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के पास होता है। ई इसका गठन भारतीय भागीदारी अधिनियम 1932 के तहत किया गया है। ई साझेदारी में अधिकतम 2 सदस्य हो सकते हैं तथा बैंकिंग व्यवसाय के मामले में अधिकतम 10 सदस्य हो सकते हैं। एप साझेदारी के मालिकों को साझेदार कहा जाता है। बी सभी साझेदार उत्पादन इकाई के प्रबंधन और कामकाज के लिए सामूहिक रूप से जिम्मेदार हैं।
बी साझेदारी के गठन के समय किए गए समझौते के अनुसार लाभ हानि को साझेदारों के बीच वितरित किया जाता है। बी सभी साझेदारों का दायित्व असीमित है। प्रश्न 16 किन्हीं 6 बहुराष्ट्रीय कंपनियों तथा उनके व्यवसाय के नाम बताइए। उत्तर लागत और राजस्व। अध्याय 8 मॉड्यूल 3 वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन। पाठ्यपुस्तक प्रश्न हल। पाठागत प्रश्न 8.1 प्रश्न 1 उत्पादन के कारकों को किसान द्वारा किए जाने वाले भुगतान के नाम बताइए। उत्तर फैक्टर का नाम, भुगतान का नाम 1 श्रम 1 मजदूरी 2 ट्रैक्टर की सर्विस 2 किराया 3 भूमि 3 किराया। प्रश्न 2 लागत कौन वहन करता है। व्हाट्सएप ग्रुप अब शामिल हों, टेलीग्राम समूह अब शामिल हों, इंस्टाग्राम अब शामिल हों। उत्तर उत्पादक लागत वहन करता है। पाठागत प्रश्न 8.2 प्रश्न 1 यदि 48 इकाइयों का उत्पादन किया जाता है और कुल स्थिर लागत 180 रुपये है तथा कुल परिवर्तनीय लागत 300 रुपये है तो उत्पादन की औसत लागत क्या होगी। उत्तर कुल लागत इक्वल्स TFC जोड़ TVC 300 + 180 = 480 उत्पादित इकाइयाँ इक्वल्स 480। प्रश्न 2 निश्चित लागत को परिभाषित करें। उत्तर इसे उत्पादन के स्थिर कारकों पर व्यय के रूप में परिभाषित किया जाता है। यह उत्पादन के स्तर में परिवर्तन के साथ नहीं बदलता है। प्रश्न 3 मान लीजिए प्रश्न 1 में उत्पादन बढ़कर 49 इकाई हो जाता है जिसके कारण कुल परिवर्तनीय लागत बढ़कर 307 हो जाती है। सीमांत लागत क्या है। उत्तर 48 इकाइयों की कुल लागत इक्वल्स 480 49 इकाइयों की कुल लागत। पाठागत प्रश्न 8.3 प्रश्न 1 विक्रेता 1 क्विंटल गेहूं बेचता है। गेहूं की कीमत 15 रुपये किलोग्राम है। कुल राजस्व कितना है। उत्तर कुल राजस्व मूल्य गुना मात्रा 15 रुपीज टाइम्स 100 = 1500 रुपीज। पाठागत प्रश्न 8.4 प्रश्न 1 औसत राजस्व और वस्तु की कीमत के बीच क्या अंतर है। उत्तर औसत राजस्व इक्वल्स वस्तु की कीमत। प्रश्न 2 कुल और औसत राजस्व कैसे संबंधित हैं। उत्तर कुल राजस्व औसत राजस्व और बेची गई वस्तुओं की मात्रा का योग है। पाठागत प्रश्न 8.5 प्रश्न यदि उत्पादन 50 इकाई है, प्रति इकाई मूल्य 10 रुपये है, स्थिर लागत 110 रुपये है और परिवर्तनीय लागत 150 रुपये है तो लाभ की राशि क्या है। उत्तर कुल राजस्व मूल्य गुना वस्तु की इकाइयाँ 10 रुपीज टाइम्स 50 = 500 रुपीज। कुल लागत इक्वल्स निश्चित लागत जोड़ परिवर्तनीय लागत 110 टाइम्स 150 = 260 रुपीज। लाभ इक्वल्स 500 रुपीज माइनस 260 = 240 रुपीज। टर्मिनल अभ्यास प्रश्न 1 स्थिर लागत और परिवर्तनीय लागत में अंतर बताइए। उत्तर निश्चित लागत को निश्चित कारकों इनपुटों को किराए पर लेने या खरीदने पर किए गए व्यय के रूप में परिभाषित किया जाता है जो अनिवार्य हैं और जिनका माल या सेवाओं के उत्पादन की मात्रा से कोई संबंध नहीं है। दूसरी ओर परिवर्तनीय लागत वह व्यय है जो परिवर्तनीय कारकों इनपुट जैसे श्रम पर किया जाता है जिसे। प्रश्न 2 स्पष्ट लागत और अंतर्निहित लागत के बीच अंतर बताएं। उत्तर स्पष्ट लागत को उत्पादक द्वारा उत्पादन के लिए किए गए धन व्यय के रूप में परिभाषित किया जाता है जबकि अंतर्निहित लागत स्वयं आपूर्ति किए गए कारकों की लागत है। प्रश्न 3 आप कुल लागत और औसत लागत की गणना कैसे कर सकते हैं। उत्तर कुल लागत की गणना कुल स्थिर लागत और कुल परिवर्तनीय लागत को जोड़कर की जाती है जबकि औसत लागत की गणना कुल लागत को कुल उत्पादन से विभाजित करके की जाती है। प्रश्न 4 आप कुल राजस्व और औसत राजस्व की गणना कैसे कर सकते हैं। उत्तर आय कुल राजस्व की गणना किसी वस्तु की बेची गई कुल इकाइयों के साथ कीमत को गुना करके की जाती है। समीकरण में कुल राजस्व इक्वल्स मूल्य गुना बेची गई वस्तु की इकाइयाँ। औसत राजस्व की गणना कुल राजस्व को बेची गई वस्तु की कुल इकाइयों से विभाजित करके की जाती है। समीकरण में प्रश्न 5 राजस्व और लागत के बीच अंतर बताइए। उत्पादक को इनकी गणना क्यों करनी चाहिए। उत्तर राजस्व वह राशि है जो एक व्यक्ति किसी निश्चित कीमत पर किसी वस्तु की निश्चित मात्रा को बेचकर प्राप्त करता है जबकि लागत किसी वस्तु के उत्पादन या उत्पादन प्रक्रिया के दौरान होने वाला व्यय है। लाभ जानने के लिए उत्पादक को लागत और राजस्व की गणना करनी होगी। परीक्षा के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। अति लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 1 उत्पादन में परिवर्तन के साथ स्थिर लागत कैसे व्यवहार करती है। उत्तर निश्चित लागत उत्पादन में परिवर्तन के साथ स्थिर रहती है। प्रश्न 2 स्थिर लागत और परिवर्तनीय लागत के बीच एक अंतर बताइए। उत्तर स्थिर लागत वही रहती है चाहे उत्पादन शून्य हो या अधिकतम जबकि परिवर्तनीय लागत शून्य होती है जब उत्पादन शून्य होता है। प्रश्न 3 स्थिर लागत के 2 उदाहरण दीजिए। उत्तर आय मकान का किराया, स्थायी कर्मचारियों का वेतन। प्रश्न 4 परिवर्तनीय लागत के 2 उदाहरण दीजिए। उत्तर आय कच्चे माल की लागत, आकस्मिक मजदूरों की मजदूरी। प्रश्न 5 कुल लागत का एक घटक स्थिर लागत है, दूसरा घटक क्या है। उत्तर दूसरा घटक परिवर्तनीय लागत है। प्रश्न 6 परिवर्तनीय लागत और स्थिर लागत में से कौन सी लागत उत्पादन के शून्य स्तर पर शून्य है। उत्तर परिवर्तनीय लागत। प्रश्न 7 स्पष्ट लागत को परिभाषित करें। उत्तर स्पष्ट लागत को उत्पादक द्वारा उत्पादन के स्थिर और परिवर्तनीय दोनों कारकों और कच्चे माल पर किए गए धन व्यय के रूप में परिभाषित किया जाता है। प्रश्न 8 अंतर्निहित लागत क्या है। उत्तर अंतर्निहित लागत स्वयं आपूर्ति किए गए कारकों की लागत है। प्रश्न 9 कुल लागत कितनी है। उत्तर कुल लागत निश्चित लागत और परिवर्तनीय लागत का कुल योग है जो स्पष्ट रूप से दिया गया है। प्रश्न 10 औसत लागत क्या है। उत्तर औसत लागत कुल लागत और कुल उत्पादन का अनुपात है। ये प्रति इकाई लागत है। इसकी गणना कुल लागत को उत्पादित इकाइयों से विभाजित करके की जाती है। प्रश्न 11 मान लीजिए एक दर्जी 110 रुपये व्यय करके 10 कमीजें बनाता है। औसत लागत की गणना कीजिए। प्रश्न 12 सीमांत लागत क्या है।
उत्तर, सीमांत लागत को उत्पादन की एक अतिरिक्त इकाई में वृद्धि के कारण कुल लागत में वृद्धि के रूप में परिभाषित किया जाता है। 10 कमीजों का कुल मूल्य 1110 रुपये है तथा 11 कमीजों का कुल मूल्य 1199 रुपये है। सीमांत लागत की गणना करें। उत्तर, सीमांत लागत। प्रश्न 14, राजस्व क्या है? उत्तर, राजस्व को उस राशि के रूप में परिभाषित किया जाता है जो एक व्यक्ति वस्तु की एक निश्चित मात्रा को बेचकर प्राप्त करता है। इसकी गणना निम्न सूत्र का उपयोग करके की जाती है। राजस्व इक्वल वस्तु की कीमत गुना वस्तु की मात्रा। लघु उत्तर प्रकार प्रश्न। प्रश्न 1, निम्नलिखित आंकड़ों से स्थिर लागत और परिवर्तनीय लागत ज्ञात कीजिए। उत्तर, प्रश्न 2, स्थिर लागत की परिवर्तनीय लागत 60 है, इसकी गणना करें। उत्तर, प्रश्न 3, निम्नलिखित तालिका से कुल लागत की गणना करें, स्थिर लागत 60 रुपये है। उत्तर, प्रश्न 4, निम्नलिखित डेटा से औसत लागत की गणना करें। प्रश्न 5, निम्नलिखित जानकारी से लाभ की गणना करें। सामान व्यय रुपये। 1, मकान मालिक को दिया गया किराया 5000। 2, श्रमिकों को 31,500। 3, कच्चा माल 3000। 4, ट्रैक्टर की सर्विस 2500। 5, राजस्व 45,000। उत्तर, लाभ इक्वल राजस्व कुल लागत। कुल लागत इक्वल 5000 प्लस 31,500 प्लस 2,500 इक्वल्स 42,000। राजस्व इक्वल्स 45,000। परियोजना इक्वल्स 45,000 42,000। 3,000 रुपये। प्रश्न 6, चावल के उत्पादन की प्रक्रिया में शामिल चरण लिखिए। उत्तर, चावल के उत्पादन में निम्नलिखित प्रक्रियाएं शामिल हैं। आई, खेती के लिए भूमि प्राप्त करना। ई, भूमि को तैयार करने और उसे फसल उगाने के लिए उपयुक्त बनाने के लिए श्रम का उपयोग करना। इसमें मिट्टी की जुताई, बीज बोना, भूमि को खाद देना और सिंचाई करना और अंत में कटाई करना शामिल है। ई, माल को गोदाम मंडी तक परिवहन करना। प्रश्न 7, स्पष्ट लागत और अंतर्निहित लागत की पहचान करें। आई, एक किसान मजदूरों को काम पर रखता है और उन्हें मजदूरी देता है। ई, वह अपना ट्रैक्टर इस्तेमाल करता है। उत्तर, आई, श्रमिकों को दी जाने वाली मजदूरी स्पष्ट लागत है क्योंकि भुगतान श्रमिक को दिया जा चुका है। ई, ट्रैक्टर का किराया निहित लागत है। यदि वह इसे किराए पर देता तो उसे किराया मिल सकता था। प्रश्न 8, निम्नलिखित आंकड़ों से औसत और सीमांत लागत की गणना करें। प्रश्न 9, एक व्यक्ति किराए पर दी गई दुकान का मालिक और प्रबंधक दोनों है। जानकारी से निहित लागत और स्पष्ट लागत की पहचान करें। उत्तर, आई, प्रबंधक का वेतन अंतर्निहित लागत है। दुकान का किराया स्पष्ट लागत है। प्रश्न 10, एक उत्पादक अपनी बचत का निवेश करके और श्रमिकों को काम पर रखकर व्यवसाय शुरू करता है। इस जानकारी से अंतर्निहित लागत और स्पष्ट लागत की पहचान करें। उत्तर, आई, एक उत्पादक द्वारा अपनी बचत के निवेश पर ब्याज स्पष्ट लागत है क्योंकि यदि उसने अपनी बचत को उधार दिया होता तो उसे उस पर ब्याज मिलता। ई, श्रमिक की मजदूरी स्पष्ट लागत है क्योंकि कारक भुगतान नकद में किया जाता है। प्रश्न 11, एक किसान एक खेत किराए पर लेता है और परिवार के सदस्यों की मदद से खेती करता है। इस जानकारी से स्पष्ट लागत और अंतर्निहित लागत की पहचान करें। उत्तर, आई, खेत का किराया स्पष्ट लागत होगा क्योंकि यह भूमि के मालिक को नकद में किया जाने वाला कारक भुगतान है। ई, किसान और उसके परिवार की मजदूरी अंतर्निहित लागत होगी क्योंकि उन्हें मजदूरी तब मिलती यदि उन्हें दूसरों के खेत में काम किया होता। प्रश्न 12, एक व्यक्ति ऋण लेकर एक दुकान खोलता है। दुकान परिसर का स्वामित्व उसके पास है। इस जानकारी से निहित लागत और स्पष्ट लागत की पहचान करें। उत्तर, आई, उधार ली गई धनराशि पर ब्याज स्पष्ट लागत है क्योंकि ब्याज का भुगतान दूसरे धन उधारदाता को किया जाता है। ई, दुकानदार के स्वामित्व वाली दुकान का किराया निहित लागत है क्योंकि मालिक को किराया नहीं दिया जाता है। मालिक अपनी दुकान दूसरों को किराए पर दे सकता था। प्रश्न 13, एक व्यक्ति अपना खुद का बचत का निवेश एक व्यवसाय शुरू करने में करता है और इसकी देखभाल के लिए एक प्रबंधक को नियुक्त करता है। इस जानकारी से निहित और स्पष्ट लागतों की पहचान करें। उत्तर, आई, पूंजी निवेशित बचत पर ब्याज अंतर्निहित लागत है क्योंकि मालिक को ब्याज का भुगतान नहीं किया जाता है। ई, प्रबंधक का वेतन स्पष्ट लागत है क्योंकि वेतन दूसरे प्रबंधक को दिया जाता है। प्रश्न 14, नीचे दिए गए आंकड़ों से TR, AR और मिस्र की गणना करें। उत्तर, प्रश्न 15, एक किसान को अपने खेत पर काम करने के लिए मजदूरों की जरूरत है। वह पहले 2 महीनों में मजदूरों को काम पर रखता है। मजदूरी दर प्रति मजदूर प्रति दिन 75 रुपये है। फिर वह अगले 2 महीनों के लिए केवल 2 मजदूरों को काम पर रखता है। वह अगले 15 दिनों के लिए 4 मजदूरों को काम पर रखता है। किसान द्वारा दी गई कुल मजदूरी की गणना करें। उत्तर, आई, श्रमिकों की 2 महीने की मजदूरी 4 गुना 60 गुना 75 18,000 रुपये। ई, 2 श्रमिकों की 2 माह की मजदूरी 2 टाइम्स 60 टाइम्स 75 इक्वल्स 9,000 रुपीज़। ई, 4 श्रमिकों की 15 दिनों की मजदूरी 4 टाइम्स 15 टाइम्स 75 इक्वल्स 4,500 रुपीज़। किसान द्वारा भुगतान की गई कुल मजदूरी 18,000 जोड़ 9,000 जोड़ 4,500 31,500 रुपये। प्रश्न 16, निम्नलिखित तालिका से मूल्य AR और TR की गणना करें। उत्तर, प्रश्न 17, स्थिर लागत के कोई 6 उदाहरण दीजिए। उत्तर, निश्चित लागत के 4 उदाहरण। आई, फैक्ट्री भवन का किराया। ई, किसी कार्यालय के स्थायी कर्मचारियों का वेतन मजदूरी। ई, पूंजी पर ब्याज। ए, बीमा व्यय। प्रश्न 18, परिवर्तनीय लागत के कोई 4 उदाहरण दीजिए। उत्तर, परिवर्तनीय लागत के 4 उदाहरण। आई, कच्चे माल का खर्च। ई, अस्थायी श्रमिकों का वेतन। ई, उत्पाद शुल्क। एम, ईंधन व्यय।